आपके सामने क्वेश्चन है, आर्थिक दोहन की व्याख्या कीजिए, इसके कारणों की समीक्षा कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा 2018 पेपर फर्स्ट का पार्ट ए, उसमें भी 6 मार्कर्स का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले परिभाषा से इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे ही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो परतंत्रता के दौर में जब भारतीय संपत्ति समृद्धि संसाधन का प्रयोग भारतीय लोगों के हित में न कर ब्रिटेन द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए किया गया और इसके बदले भारत को पर्याप्त लाभ या आर्थिक लाभ नहीं दिया गया, यही आर्थिक दोहन है। और इस बात को बहुत सधे हुए शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से अपनी पुस्तक द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और चूंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है आर्थिक दोहन की व्याख्या और इसके कारणों की समीक्षा, लेकिन मैं आपको एडिशनली कुछ बताना चाहता हूं कि ये आर्थिक दोहन किया कैसे गया, ये पैसे का भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हुआ है वो कैसे हुआ है, उसको भी देख लीजिए आप। देखिए ये एडिशनल है तो आपको समझना होगा कौन कौन से माध्यम में जिनसे पैसा बाहर गया। तो सिविल सेवकों और सैन्य अधिकारियों के पेंशन एवं भत्ते वेतन हम अच्छे तरीके से जानते हैं, भारतीयों को दरोगा से ऊपर की पोस्टें नहीं दी जाती थी। बाद में सिविल सर्वेंट को ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचाने लगे, बहुत बाद में। तो इस तरीके से देखा जाए तो अधिकतर अधिकारी, सिविल सेवक, सैन्य अधिकारी जिनके वेतन भत्ते प्राप्त होते थे या तो ब्रिटेन से आते थे या उसके सेमी कॉलोनी स्कॉटलैंड से आते थे। यानी कुल मिलाकर पैसा जा कहाँ रहा है? ब्रिटेन। एक, भारत सरकार द्वारा विदेशों से लिए गए ऋण पर ब्याज। अब सोचिए कि जो ब्रिटिश सरकार है, ये लोग भारतीयों से तो पैसा लेते थे नहीं, कि भारत के जो बिजनेसमैन है या महाजन है या व्यापारी है, मर्चेंट है, उनसे तो पैसा नहीं लेते थे कि उनसे पैसा लेकर रेल में लगाएंगे, उनसे पैसा लेकर बागानों में लगाएंगे, ऐसा तो नहीं करते थे ना। तो जाहिर है पैसा लिया इन्होंने ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट से। जब उनसे पैसा लिया तो ब्याज कहाँ जाएगा? ब्याज कहाँ जाएगा? ब्रिटेन में जाएगा। विदेशों से विदेशी निवेश पर दिया जाने वाला लाभांश और लाभ, आप समझिए ये दुनिया भर से पैसा ले लेते थे, दुनिया भर से पैसा ले लेते थे और उनको उच्च लाभांश जो डिविडेंड प्रदान करते थे। जिस समय जापान 2% पर लोन देने के लिए तैयार था, मतलब अगर कोई कैपिटल निवेश करता है किसी देश में तो उस समय वर्ल्ड वाइड कैपिटल निवेश पर 2% के हिसाब से ब्याज मिलता था, लेकिन ब्रिटेन कितने परसेंट के हिसाब से था? 5% के हिसाब से। और चूंकि पैसा लगा था खुद ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट का, जाहिर है कि ये फायदा किसको गया? ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट को। ऐसा नहीं कि भारत में बड़े बड़े उद्योगपति या इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट नहीं थे, हाँ छोटे थे, लेकिन वहाँ से भी पैसा उठाया जा सकता था, तो वो पैसा घूम फिर कर कम से कम भारत के पास आ जाता। लेकिन नहीं, लाभ तो पहुँचाना हमको ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट को था। फिर है नागरिक एवं सैन्य संबंधी साजो सामान की खरीद। आप समझिए कि सेना बनाएंगे ये, युद्ध लड़ेंगे ये, सुरक्षा के नाम पर खर्च करेंगे ये, लेकिन पैसा जाएगा इन सब की खरीदे के लिए भारत से। यानी भारतीय संपत्ति का ब्रिटिश हित में, यानी ब्रिटिश कॉलोनी को बचाने के लिए, ब्रिटिश आर्थिक हित को बचाने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बचाने के लिए भारत का पैसा निवेश किया जा रहा है सैन्य सामान में, मिलिट्री और सिविलियन यूज में। तो सामान खरीदेंगे कहाँ से? ऑफ कोर्स ब्रिटेन से। यही तो काम किया है भारतीय संपत्ति और ब्रिटिश सामान। तो इसका पैसा भी कहाँ चला गया? ब्रिटेन के पास। जब हम आगे देखते हैं, जहाजरानी, बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र की सेवाओं के बदले भारतीयों द्वारा किया गया भुगतान। अब बताओ, जो बड़े बड़े शिपमेंट होते थे उनमें सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता था वो जहाज किसके? अपने चाचा ब्रिटेन के। फिर बैंकिंग क्षेत्र, पैसे को सुरक्षित रखना, लोन उपलब्ध कराना, क्रेडिट उपलब्ध कराना, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, वित्त उपलब्ध कराना, सरकार के साथ को वेंचर करना, इन सब में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? बैंक की। बैंक किसके थे? ब्रिटेन के। फिर बीमा क्षेत्र की बात करो, इन सबको इंश्योरेंस कौन प्रदान करता था? इन केस ऑफ कंटिजेंसी, आपातकालीन स्थिति में कोई विपदा आ जाए तो जो लोग बीमा करते थे उसकी बीमा के बदले जो फीस जमा की जाती थी वो किसको जाती थी? ब्रिटेन को।
तो बीमा इनका, बैंकिंग इनका, जहाजरानी इनका, इन सबको भुगतान कौन कर रहा है? भारतीय व्यापारी, भारतीय सामान्य लोग। तो आप समझिए कुल मिलाकर पैसा का लमसम अमाउंट इनके पास जाता था। और तो और आगे भी देखिए, उपरोक्त निष्कासन लिखा है, उपरोक्त धन निष्कासन के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था थम सी गई। अरे जब पैसा होगा ही नहीं तो क्या खाद्य अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी? फिर इसके समानांतर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में बूम से बड़े स्तर पर संपत्ति सृजन हो रहा था। ये बूम मतलब जो अर्थव्यवस्था में तेजी से आर्थिक विकास हो उसको बूम बोलते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में आप समझिए मतलब बहुत ज़्यादा संभावनाएं आ जाए तो उसको बूम बोलते हैं। तो संपत्ति सृजन हो रहा था। जब मैं बोलता हूँ संपत्ति सृजन हो रहा है, इट मीन्स दैट वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, वहाँ पर रेलवे का विकास हो रहा है, वहाँ पर सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, लोहा उद्योग, आप समझिए वो सब कुछ जो बाद में चल के फिर संपत्ति सृजन करे। आप समझो, जैसे आपने ट्रैक्टर ले लिया तो वो संपत्ति है, लेकिन उस ट्रैक्टर से अगेन संपत्ति का सृजन होगा। तो ऐसी बहुत सारी अवसंरचना निर्मित हो रही थी जो भारत में होनी चाहिए थी भारत के पैसे से। ठीक है, तो वो संपत्ति का सृजन कहाँ हो रहा है? ब्रिटेन में। फिर पुनः उस संपत्ति को भारत में निवेशित किया गया। आप समझिए कि भारत से पैसा निकाला, ब्रिटेन में डाला, वहां से पैसा कमाया और फिर भारत में डाल दिया ताकि और भारत से पैसा कमाया जा सके। इस तरह ये धन निष्कासन का कुचक्र लगातार जारी रहा। अब ये जो मैंने बताया इसको सिर्फ समझाने के पर्पज से बताया गया है, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? आर्थिक दोहन और आर्थिक इसके कारणों की समीक्षा करना है। तो उनके कारणों की समीक्षा देख लेते हैं हम। देखिए आपके सामने है आर्थिक कारणों की समीक्षा। तो एक साम्राज्यवादी शक्ति आर्थिक शोषण करेगी ही, लेकिन आर्थिक दोहन के त्वरित कारणों को हम समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश पीपल अगर स्नीज भी करते हैं ना, छींकते भी हैं ना, तो उनमें आज छींक की जगह आर्थिक शोषण निकलता है। इसको किस तरीके से देख सकते हैं आप? देखिए इसमें EIC लगातार भारत में युद्धरत रहती थी। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी ये मराठा से, निजाम से, टीपू सुल्तान से, फिर मुगलों से, तो बंगाल में तो अवध से, तो फिर कर्नाटक में, कहीं फ्रांस से, तो कुल मिलाकर हमेशा युद्धरत रहती थी। और फिर कई बार इसने युद्धों के चलते ये इनकी आर्थिक तंगी के हालात बने, तो इन्होंने क्या किया? ब्रिटेन से पैसा मांगना शुरू किया। आप देख सकते हो ब्रैकेट में लिख भी रखा है, प्लासी के युद्ध तक 20 मिलियन पाउंड की मदद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से मांगी। ठीक है, फिर 1772 में EIC के भ्रष्टाचार के कारण दुर्गति हुई, इसलिए 1772 का रेगुलेशन एक्ट भी आया। एक्चुअली इन्होंने 1772 में अगेन एक प्रपोजल रखा था पैसा मांगने का ब्रिटेन से, क्योंकि एक तो युद्ध लड़ रहे थे, दूसरा कंपनी गरीब हो रही थी, लेकिन उनके अधिकारी उनके अधिकारी लगातार अमीर हुए जा रहे थे। ठीक है, एक्चुअली वारेन हेस्टिंग्स पर जब मुकदमा चला तो उसको लोग वहाँ पर ब्रिटेन में नवाब कहकर चिढ़ाते थे। ठीक है, तो आप समझिए कि ये जो वस्तु स्थिति मैं जो बता रहा हूँ आपको, इस स्थिति के कारण उनको समझ में आ गया कि ये चीज़ लंबे समय के लिए नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या किया? जो आर्थिक दोहन है उनके कारण सृजित ही क्यों हुए? तो आप देखिए, भारत से लगातार हो रहे व्यापारिक घाटे के चलते EIC परेशान थी। उन्हें इसमें सोना चांदी के रूप में, ये सोना चांदी मतलब बुलियन बोलते थे, बुलियन वो, तो सोना चांदी के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। इस व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए EIC ने विभिन्न शोषणकारी, एम लिखा है, वो शोषणकारी एवं कुटिल युक्तियां अपनाई, ताकि भारत से सामान की खरीद के लिए ब्रिटेन से तो क्या, यहाँ तक कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एक पैनी खर्च ना करना पड़े, एक रुपया खर्च ना करना पड़े। तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? सबसे पहले EIC और फिर बाद में ब्रिटेन सरकार खुद ने आर्थिक शोषणकारी नीतियों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन किया। यह हमें उनके व्यापारिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं, यहाँ तक कि विदेश नीति में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये जो भारी भारी शब्द इस्तेमाल किए हैं मैंने, व्यापारिक, विदेश नीति, प्रशासनिक, ये क्या है तो मैं आपको बता दूं। 1813 का कानून और 1833 के कानून में
ब्रिटिश व्यापारियों के अधिकार कम कर ब्रिटिश उद्योगपतियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश व्यापारी जितना लाभ नहीं दे रहे थे उससे ज़्यादा ब्रिटेन के उद्योगपति लाभ दे रहे थे। एक्चुअली ये उनके ही फेवर में था। तो सारी की सारी विदेश नीति, प्रशासन, व्यापारिक व्यवस्थाएं सब की सब आर्थिक लाभ के चलते बदलती रहती थी। तो मैंने ये भी कहा कि ब्रिटेन अगर भारत में छींकता भी है तो उसमें भी आर्थिक शोषण की आहट आप सुन सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमने जो पढ़ा है सिद्धांत आर्थिक दोहन और इसके कारणों की समीक्षा। तो आर्थिक दोहन क्यों हुआ इसके कारण हमने देख लिए, चूंकि उनका पर्पस ही था भारत का शोषण करना, तो ये मेन कारण था। तो आर्थिक दोहन कैसे किया हम इसको देख लिया है हमने। और हाँ, एक और इससे बात में जोड़ना चाहूँगा आर्थिक दोहन में कि हो सकता है दादा भाई नौरोजी ने इसको एग्जेजरेट करके बताया गया हो, लेकिन भारत की जो दुर्दशा थी 1947 में, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है कि जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो भारत का विश्व व्यापार में योगदान था 27%, ठीक है, 27 या समथिंग कुछ 23% था, कुल मिला के रफली 25 के आसपास था। और जब वो गए भारत से तो वो 2 से 3% रह गया विश्व व्यापार में हिस्सेदारी। तो आप समझ सकते हो ब्रिटेन भारत की क्या दुर्दशा करके गया। ना सिर्फ वो लूट कर ले गया बल्कि भारत को 150 साल पीछे छोड़ गया। तो ये आर्थिक दोहन क्या कुप्रभाव भी था। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरसा मुंडा का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा 2018 पेपर फर्स्ट पार्ट ए का H नंबर क्वेश्चन। बिरसा मुंडा के आंदोलन पर एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो पहले हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो मुंडा जनजातियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार, भारतीय शासक, जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किए हैं। ध्यान रखना, अंग्रेजी सरकार ही दुश्मन नहीं थी उनकी, वो हर कोई जो उनका शोषण करता था सब दुश्मन थे। वो भारतीय शासक हो, जमींदार हो, सब के सब उनके शोषण करते थे। उसका सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 19वीं सदी के अंतिम दशक यानी 1899 के आसपास हुआ था, जिसे बिरसा मुंडा विद्रोह कहा गया। यह झारखंड का सबसे एवं अंतिम रक्तप्लावित जनजाति विप्लव था, जिसमें हजारों संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए और इसे उल गुलान यानी महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। पृष्ठभूमि देखिए आप इसकी, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब पृष्ठभूमि देखिए। अंग्रेजी शासन के आर्थिक शोषणकारी एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जनचेतना फैलाई, यहाँ पर कॉमा आना चाहिए, फैलाई। गिरफ्तार होने पर धार्मिक उपदेश के बहाने लोगों को सरकार के विरुद्ध वो जागरूक करते रहे। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, स्वयं को भगवान का अवतार घोषित करना। ठीक है, देखो जब लोगों को कन्विंस करना है तो आपके पास एक धार्मिक सत्ता होनी चाहिए। उसने भी कहा कि कभी कभी तो लगता है अपने भगवान है, बिरसा मुंडा ने, यानी बिरसा की बात हो रही है। अब देखिए हमने पृष्ठभूमि बता दी, हमने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, दैट कम टू विद्रोह और विद्रोह का परिणाम। तो कब विद्रोह हुआ और क्या उसे कंक्लूजन निकले ये भी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 1898 में डोंबरी की पहाड़ी पर विशाल सभा हुई, जिसमें आंदोलन का खाका तैयार हुआ कि क्या करना है। 24 दिसंबर 1899 को बिरसा पंथियों लिखा है, पंथियों है, पंथियों मतलब पंथ को मानने वाले। कौन से पंथ को? बिरसा के पंथ को मानने वाले। बिरसा का पंथ कौन सा? वही तो बताया, कभी कभी तो लगता है अपनिच्छ भगवान है, उस पंथ को मानने वाले। तो ये पंछियों नहीं, ये पंथियों हैं। पंथियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। 9 जनवरी तक आंदोलन को दबा दिया गया। सैकड़ों मुंडा ने शहादत दी, कई लोगों को गिरफ्तार किया और कुछ समय तक बिरसा बचते रहे, लेकिन स्थानीय गद्दार के कारण 3 मार्च को गिरफ्तारी हुई और 9 जून 1900 को रांची की जेल में मृत्यु हुई। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। देखो भारतीय शासक भारतीय जमींदारों से बिरसा मुंडा या ये मुंडा जनजाति इसलिए चिड़ी हुई थी
चूँकि वो कुल मिलाकर अंग्रेज़ों के पपेट ही थे, अंग्रेज़ों की कठपुतली ही थे। जो अंग्रेज बोलते वो ये काम करते थे। तो भारतीय शासक महाजनों, सूदखोरों, व्यापारियों और अंग्रेज सरकार इन सब से चिड़े हुए थे, क्योंकि ये सब के सब आर्थिक शोषण कर रहे थे। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कौन सा आर्थिक शोषण। उनकी भूमि में जाकर ये प्रवेश करते, उनको यही नहीं पता कि वन कानून भी कोई होता है। वो वन टैक्स लेते, वो बोलते कि भैया काय का टैक्स। वो उनसे दारू बनाने यानी ताड़ी टैक्स लेते। सदियों तो वो फ्री में ताड़ी बनाते आ रहे हैं, अब ये कौन आ गया टैक्स लेने। उनसे खेती का भी टैक्स ले लिया उन्होंने, तो उन्होंने खेती छोड़ दिया। उनको लगा कि हो सकता है उनको कुछ ऑब्जेक्शन हो, लेकिन वो दूसरी जगह भी आ गए। फिर से उनको बताया कि आप कर से नहीं बच सकते। अरे भाई, सदियों से, शताब्दियों से उनसे राजा महाराजाओं ने टैक्स नहीं लिया, और आप आकर उनको बता रहे हो वन कानून, ताड़ी कानून और रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, यानी क्या क्या बता रहे हो। तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। और फिर लगातार ये लोग विद्रोह कर रहे थे। ईसाई मिशनरीज भी लगातार कन्वर्जन कर रहे थे। देखिए, तो इतने सारे फैक्टर्स थे। तो जो अंग्रेजों की जन विरोधी नीतियां हैं ना, जो मैंने बताया आपको, ये लिखा है ऊपर, ये अंग्रेज सरकार की शोषणकारी और जन विरोधी नीतियां, ये वही हैं जिनके कारण बिरसापंथी चिड़े हुए थे। न सिर्फ उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक शोषण हो रहा था, बल्कि मैं ये कहूँगा मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी उनको बहुत टॉर्चर किया गया, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया। हमने विद्रोह का इंट्रोडक्शन, पृष्ठभूमि, विद्रोह, परिणाम सब देख लिया। तो दीज वर द 2 मेजर क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड।